everyone. So today let's talk in brief about the WBC disorders and make sure that you watch the video till end to understand the topic in detail. So let's start with the basics कि हम WBC के disorders की बात करें. WBCs क्या होते हैं? ल्यूकोसाइट्स. ठीक है, तो इनका हमें पहले तो नॉर्मल काउंट पता होना चाहिए, विच इज़ अप्रॉक्सीमेट 5000 to 10,000 पर माइक्रोलीटर. अब द थिंग इज़ कि जब भी 5000 से कम होंगे ये, तो हम कहते हैं इट्स ल्यूकोपीनिया. जब भी पीछे सफिक्स पीनिया आ गया है तो पीनिया रेफर्स कि वो चीज़ कम है. एंड वेन एवर द सफिक्स इज साइटोसिस, then it means the condition is increased in number, cytosis. ओके, तो नॉर्मल काउंट हमारा 5000 से 10,000 के बीच में होता है. अगर 5000 से कम है सेल्स हमारे तो ल्यूकोपीनिया है. अगर 10,000 से ज़्यादा है हमारे सेल्स तो ल्यूकोसाइटोसिस है. दोनों ही कंडीशन सही नहीं हैं. ओके, अब ये जानने से पहले कि WBCs कम कैसे होते हैं, ज़्यादा कैसे होते हैं, हमें पहले ये जानना चाहिए कि ये आते कहाँ से हैं, कि इसका जनरेटर कौन है. तो इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, देयर इज़ अ किड. उसके पेरेंट्स होंगे मदर एंड फादर. उनके आगे पेरेंट्स होंगे. ओके, सो बेसिकली हमने वो मेन जनरेटर की बात करनी है जिससे ये किड बना है. ठीक है, तो उसके लिए हमें एक चार्ट की तरफ जाना चाहिए और वो ये है. ये जितने भी हम सेल्स की बात करते हैं, चाहे वो RBCs हैं, चाहे वो ये ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, चाहे वो मोनोसाइट्स हैं, चाहे मेगाकैरियोसाइट्स हैं, चाहे कोई भी सेल है, वो स्टेम सेल से आता है. हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल. ओके, हेमेटोपोइसिस क्या है? हेमेटोपोइसिस इज़ अ प्रोसेस जिससे ये सारे सेल्स बनते हैं. ओके, सो वी हैव वन हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल CD34 पॉजिटिव. ये दो तरह की लीनिएजेस के सेल बनाता है. पहला है माइलॉइड स्टेम सेल, दूसरा है लिम्फॉइड स्टेम सेल. ठीक है, ये दोनों ही डिफरेंट होते हैं. जो लिम्फॉइड स्टेम सेल्स होते हैं वो आगे जाके क्या बनाते हैं? वो आगे जाके बनाते हैं B सेल्स एंड T सेल्स. ठीक है, और जो माइलॉइड स्टेम सेल्स होते हैं वो आगे जाके RBCs, WBCs, मोनोसाइट्स एंड मेगाकैरियोसाइट्स बनाते हैं. ओके, सो हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें अगर स्टेम सेल ज़्यादा हैं, मतलब कि ब्लास्टिक सेल्स कौन से होते हैं? यंग सेल्स. जब भी यंग सेल्स ज़्यादा होते हैं ना, तो उस टाइप के कैंसर को हम एक्यूट कैंसर कहते हैं. और जब भी ये मेच्योर सेल्स ज़्यादा होते हैं, दीज आर द मेच्योर सेल्स, जब भी ये मेच्योर सेल्स ज़्यादा होंगे देन इट्स क्रॉनिक कैंसर. ठीक है, और ये दोनों ही लीनिएजेस में डिफरेंट होता है. माइलॉइड स्टेम सेल में अलग चलेगा, लिम्फॉइड स्टेम सेल में अलग चलेगा. ओके, आई होप यू गेट द बेसिक्स. ये चार्ट हमें याद होना चाहिए टू अंडरस्टैंड द टॉपिक. ओके, अब क्या वजह हो सकती है कि ल्यूकोपीनिया हो? इसको पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए ल्यूकोपीनिया का. जब हम ल्यूकोपीनिया की बात कर रहे हैं या ल्यूकोसाइट्स की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट WBCs. WBCs में सबसे ज़्यादा कौन से वाले WBCs प्रोमिनेंट होते हैं? न्यूट्रोफिल्स. देन वी हैव लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, eosinophils, बेजोफिल्स. सो इस ऑर्डर में चलता है कि सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स होते हैं, फिर लिम्फोसाइट्स होते हैं, देन दीज. ठीक है, तो हम मेजरली जब भी हम बात करेंगे, वैसे तो जैसे अगर हम बात करें WBCs कम हो रहे हैं तो वैसे तो सारे ही कम होंगे, पर प्रीडोमिनेंटली ही न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स के कम होने की वजह से इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है. सिमिलरली वाइसा वर्सा इन द केस ऑफ साइटोसिस. ल्यूकोपीनिया की बात करते हैं, दो केसेस हो सकते हैं. या तो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स कम है तो उसे हम कहेंगे न्यूट्रोपीनिया, या फिर हमारे पास
लिम्फोसाइट्स कम है, जिसे हम कहेंगे लिम्फोपीनिया, राइट। अब दोनों ही कंडीशंस को आगे पढ़ने के लिए एक ना ट्रिक है, एक न्यूमोनिक है, वो याद रखनी है हमें, और ये हमने इम्यूनोलॉजी में पहले भी पढ़ रखा है कि जब भी न्यूट्रोफिल ज़्यादा होते हैं ना, वेरी कॉमनली इट्स एसोसिएटेड विद बैक्टीरियल इन्फेक्शन. Exceptions are always there, but more prominently, if there is a bacterial infection, then predominatingly this neutrophil count will be high. अगर lymphocytes ज़्यादा हैं, it suggests there is some viral infection. अगर हमारे पास बेसोफिल ज़्यादा है, there is a basophilia. Basophilia is associated with CML, and it is a very classic feature of chronic myeloid leukemia. Chronic myeloid leukemia. आगे पढ़ेंगे कि CML में बेसोफिल्स ज़्यादा होते हैं. देन eosinophilia, मतलब कि eosinophils ज़्यादा कब होते हैं? जब हमारे पास एलर्जिक रिएक्शन है कोई, या कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन है, या फिर अगेन वेरी इंपॉर्टेंटली eosinophils ज़्यादा दिखते हैं हॉजकिन लिम्फोमा में. इट इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर, लिम्फोमा. हॉजकिन लिम्फोमा में इस eosinophils बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड वी नीड टू मेमोराइज दीज. ये एक तरह का न्यूमोनिक है कि अगर बैक्टीरिया ज़्यादा है मतलब न्यूट्रोफिल्स, सॉरी, बैक्टीरिया इन्फेक्शन है तो न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा हो सकते हैं. वायरल इन्फेक्शन है तो लिम्फोसाइट्स प्रीडोमिनेंटली ज़्यादा होंगे. CML में बेसोफिल्स ज़्यादा होते हैं एलर्जिक रिएक्शन में या पैरासिटिक इन्फेक्शन में, या फिर हॉजकिन लिम्फोमा अगर है तो eosinophils ज़्यादा होंगे. ओके, सो न्यूट्रोपीनिया मतलब न्यूट्रोफिल्स कम है. ये किस वजह से कम हो सकते हैं? किसी ड्रग की वजह से, किसी ड्रग टॉक्सिसिटी. ज़्यादातर जो कैंसर ड्रग्स होते हैं ना, वो हमारे कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, या कोई कैंसर रिलेटेड ड्रग खा रहे हो तुम, फॉर एग्जांपल मीथोट्रेक्सेट या कोई और साइक्लोफॉस्फेमाइड, तो उसकी वजह से कई बार, क्योंकि वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, ड्रग टॉक्सिसिटी की वजह से न्यूट्रोफिल्स हमारे कम हो जाते हैं. सेकेंड रीज़न इज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. कोई सिवियर इन्फेक्शन हुई है ना, देखो अभी हमने कहा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में तो न्यूट्रोफिल्स बढ़ने चाहिए. होता क्या है कि जब इन्फेक्शन होती है ना, तो हमारे WBCs, हमारा इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है, तो न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं सो एज टू फाइट द इन्फेक्शन. पर अगर ये इन्फेक्शन काफ़ी टाइम तक रहती है एंड काफ़ी सिवियर है, तो उस केस में जो न्यूट्रोफिल माइग्रेशन है वो इस तरीके से इफ़ेक्ट होता है कि हमारे ओवरऑल न्यूट्रोफिल्स कम हो जाते हैं. ओके, इस केस में हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं? न्यूट्रोफिल्स कम है भाई, तो न्यूट्रोफिल स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स दे दो. दिस इज द ट्रीटमेंट. G stands for granulocyte, and here GM stand for granulocyte monocyte. CSF stands for colony stimulating factor. What happens is न्यूट्रोफिल्स कम हो रहे हैं या तो ड्रग टॉक्सिसिटी की वजह से या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो इनको हमें स्टिमुलेट करना है, तो हम इनकी कॉलोनी को स्टिमुलेट करने वाला फैक्टर एज ए ट्रीटमेंट देंगे, या तो ग्रेनुलोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, या फिर GM-CSF है. ठीक है, बात करते हैं लिम्फोपीनिया की. लिम्फोपीनिया इज जब लिम्फोसाइट्स का काउंट कम है. लिम्फोसाइट्स कब कम होंगे? देयर आर 4 कंडीशंस एंड बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली, लिम्फोसाइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, लिम्फोसाइट्स आर वेरी वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स रेडिएशन. जब भी किसी भी तरह की रेडिएशन थेरेपी पर्सन ले रहा है, या फिर जो ये रेडिएशंस होती हैं
उस टाइम पे सबसे पहले जिस सेल का लेवल कम होगा ना, दे वुड बी लिम्फोसाइट्स. दे आर हाईली सेंसिटिव टू रेडिएशन. सेकेंड थिंग, कोई बंदा इम्यूनो डेफिशिएंट है. इम्यूनो डेफिशिएंसी के टाइम पे फॉर एग्जांपल किसी को HIV है, या किसी को कोई जेनेटिकल इशू है, फॉर एग्जांपल डी जॉर्ज सिंड्रोम. डी जॉर्ज सिंड्रोम, उस केस में भी लिम्फोसाइट्स हमारे कम हो जाते हैं. थर्ड रीज़न इज़ हाई कॉर्टिसोल लेवल्स. इम्पॉर्टेंट है, हाई कॉर्टिसोल लेवल्स. जब भी बॉडी में स्टेरॉयडल लेवल, कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा होगा, लिम्फोसाइट्स कम होंगे और न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाएंगे. ये आगे पढ़ते हैं. कॉर्टिसोल लेवल कब हाई हो सकता है? अगर तुम स्टेरॉयड थेरेपी पे हो, कोई तुम बाहर से स्टेरॉयड्स पे हो, बहुत टाइम से स्टेरॉयड ले रहे हो फॉर एनी ऑफ द रीजंस. सेकेंड थिंग, कुशिंग सिंड्रोम. व्हाट इज कुशिंग सिंड्रोम भाई? इट इज़ वन ऑफ द, कुशिंग सिंड्रोम इज़ वन ऑफ द वेरी कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. इसमें होता क्या है, इसमें पेशेंट के बफलो हम्प आ जाती है. बफलो हम्प आ जाती है. पेशेंट ओवर साइज, एकदम से वेट गेन हो जाता है पेशेंट का, जिसकी वजह से वी कैन ऑब्जर्व ट्रंकल ओबेसिटी, मोटापा. ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स होते हैं कुशिंग सिंड्रोम के, और ये बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का. एक और चीज़ होती है मूनी फेस. एकदम गोल मटोल सा मून जैसा फेस हो जाता है बंदे का. ठीक है, दीज आर द 3 क्लासिक ट्राइडल फीचर्स ऑफ कुशिंग सिंड्रोम. एंड ये यूजुअली ओवर डोज ऑफ स्टेरॉइड्स, या फिर जो लॉन्ग टाइम तक, जैसे किसी को एज़मा है और वो बहुत टाइम से स्टेरॉइड्स पे है, तो उसको ये होना बहुत ही लाजमी है. सो रेडिएशंस से लिम्फोसाइट्स कम हो सकते हैं, इम्यूनो डेफिशिएंसी से कॉर्टिसोल लेवल अगर हाई है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ़ समवन हैज़ सम ऑटो इम्यून डिजीज़. ऑटो इम्यून डिजीज़ में हमारा खुद का इम्यून सिस्टम ओवरली एक्टिव होता है कि वो खुद के सेल्स को मारने लगता है, तो उस केस में लिम्फोसाइट्स कम हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ SLE, ल्यूपस. आई होप सो इट इज़ क्लियर. देन लेट्स टॉक अबाउट ल्यूकोसाइटोसिस. व्हाट डू यू मीन बाय ल्यूकोसाइटोसिस? ल्यूकोसाइट्स का काउंट ज़्यादा है, मोर WBCs. WBCs ज़्यादा कब होंगे? जब उसके 2 प्रीडोमिनेंट सेल्स ज़्यादा हों. फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल ज़्यादा हों, या फिर लिम्फोसाइट ज़्यादा हों. न्यूट्रोफिल ज़्यादा होंगे तो उसे कहेंगे न्यूट्रोफिलिक साइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस टू बी मोर स्पेसिफिक. एंड लिम्फोसाइट्स अगर ज़्यादा होंगे, हम इसे क्या कहेंगे? लिम्फोसिटिक साइटोसिस. ओके, सो अगर हमारे पास न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा हैं, ठीक है, क्यों हो सकते हैं? किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, टू फाइट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या फिर कॉर्टिसोल ज़्यादा है. स्टेरॉयड लेवल अगर ज़्यादा होता है तो उस केस में न्यूट्रोफिल्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है. अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये बतानी है कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की मैं बात कर रही हूँ, आइदर इन अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन और some tissue necrosis. Now what do you mean by it? कि जब भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है ना, तो उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए हमारे न्यूट्रोफिल्स का काउंट बढ़ जाता है. समटाइम्स व्हेन द बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज सो सिवियर, हमारे मेच्योर न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ना, फाइट करते करते उनका काउंट कम भी हो जाता है, जो हमने पीछे भी डिस्कस किया. बट द थिंग इज़ कि
इसको फाइट करने के लिए हमारे बॉडी न्यूट्रोफिल्स और बनाएगी, दैट यू हैव टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। तो मेच्योर न्यूट्रोफिल्स तो फाइट कर ही रहे हैं, पर इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। एंड क्योंकि इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स भी बढ़ जाते हैं तो इस कंडीशन को कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट। जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, बॉडी produces neutrophils, okay, and sometimes immature neutrophil production also increases, and this is called left shift. And if there is a left shift, it means if there is more immature neutrophils in the body, it indicates, it is a very classic indication, it indicates that there is some acute inflammation or some acute infection, one and the same thing, okay. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स का अगर काउंट ज़्यादा होता है उसे हम कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट, और ये क्या बताता है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन बॉडी में प्रेजेंट है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, लिम्फोसाइट ज़्यादा क्यों होंगे अगर बॉडी में कोई वायरल इन्फेक्शन है, या फिर एक स्पेसिफिक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है जो लिम्फोसाइट्स का काउंट बढ़ा देता है, और उसको हम कहते हैं बॉर्डेटेला pertussis infection. And we must know from our microbiology knowledge that ये जो बैक्टीरिया का मैंने नाम लिख रखा है Bordetella pertussis is very classic to cause whooping cough in kids. जो whooping cough नाम की बीमारी है वो इस बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, और इस इन्फेक्शन में यूजुअली लिम्फोसाइट्स का काउंट भी बढ़ जाता है। सो दिस वाज द बेसिक। इसके अलावा और क्या रीज़न हो सकते हैं कि हमारा WBCs का काउंट बढ़ रखा है, न्यूट्रोफिल्स बढ़े हैं, लिम्फोसाइट्स बढ़े हैं और बेजोफिल्स बढ़े हैं। अगर बेजोफिल्स बढ़े हैं उसे कहेंगे बेजोफीलिया, और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि CML में क्लासिक फीचर है। ये तुम्हें एज इट इज़ याद करना है, क्रैम करना है कि बेजोफिल्स बढ़े हैं, CML सजेस्टिव, if basophils are increased it is suggestive for CML. If eosinophils are increased, that condition is called eosinophilia. It could be suggestive of some parasitic infection or some allergic reaction, or very important, Hodgkin lymphoma, okay. And last but not the least, if monocytes are increased, it's called monocytosis. And monocytes कब बढ़ते हैं? अगर कोई chronic inflammation है तो उसको फाइट करने के लिए मोनोसाइट्स का लेवल बढ़ जाता है। अगर कोई ऑटो इम्यून डिसीज़ है जैसे ल्यूपस है, अगर कोई कैंसर है, मैलिग्नेंसी है, बॉडी हाई लेवल रेडिएशन थेरेपीज़ वगैरह पे है, तो उस केस में भी मोनोसाइट्स का लेवल बढ़ जाता है। सो दिस इज़ द बेसिक, जो कि हमारी बुक में बहुत ही ब्रीफ में दे रखा है। ओके, आगे बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बीमारी की, जिसका नाम है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। पहली बात तो ये किसकी वजह से होती है? ये होती है एप्स्टेन बार वायरस की वजह से। 90% केस, या मोर देन 90% केस इवन वी कैन से, या फिर यूँ कहो कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस इज EBV, एप्स्टेन बार वायरस, एंड it can also be caused by cytomegalovirus, CMV, but it is less common cause.
कॉमन कॉज। ठीक है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस किसकी वजह से होता है? मोस्ट कॉमनली ड्यू टू ईबीवी। और ये जो ईबीवी है ये किस फैमिली से आता है? हर्पीज वायरस फैमिली से। वी सेड हर्पीज विरिडे फैमिली। ये चीज़ें ना तुम समझ नहीं सकते हो, मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस नहीं है। यू हैव टू क्रैम दिस। तुम्हें ये रट्टे मारने पड़ेंगे, तुम्हें याद रखना पड़ेगा, बार बार रीड करना पड़ेगा कि भाई ये बीमारी ये बैक्टीरिया कॉज करता है जो कि इस फैमिली से है। इसमें अब देयर इज़ नथिंग टू अंडरस्टैंड। ये सिर्फ एक टीचर ने बता दिया, तुमने आगे से समझने वाला तो कुछ है ही नहीं इसमें, तुम्हें सिर्फ रट्टा मारना है इसमें। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, इस बीमारी को कहते हैं किसिंग डिजीज़। अब इसके दूसरे नाम से हम काफ़ी चीज़ें याद कर सकते हैं। किसिंग डिजीज़ इसे कहते हैं। इसके ट्रांसमिशन का, कि ये कैसे फैलती है, सबसे कॉमन रूट है सलाइवा। ये सलाइवा के थ्रू फैलती है और ये बहुत ही कॉमन होती है, मोस्ट कॉमन इन टीनेजर्स में देखी जाती है। अब इसको समझाने जैसा कुछ नहीं है, जो समझदार है वो ऑलरेडी समझ चुका है। और दैट्स इट। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस को ये भी कहते हैं किसिंग डिजीज़, सलाइवा के थ्रू फैलती है, टीनेजर्स में बहुत कॉमन है। आई होप यू गेट इट। अब इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एक बार लास्ट में रिवाइज करवा देते हैं। क्योंकि सलाइवा की वजह से फैलती है तो ये वायरस हमारे बॉडी के 3 मेजर पार्ट्स पे इफ़ेक्ट करता है। पहला हमने कहा सलाइवा से फैलती है, तो भाई मुंह के थ्रू कहाँ जाएगा? ओरोफेरेंक्स में। ओरोफेरेंक्स में ये इन्फेक्शन फैलाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या सिम्टम देखने को मिलता है? सोर थ्रोट। और सोर थ्रोट का दूसरा नाम क्या है? फेरेंजाइटिस। इट इज़ वेरी कॉमन इन अ पेशेंट विद दिस डिजीज़। सेकेंड थिंग, ये हमारे लीवर पे इफ़ेक्ट करता है कुछ इस तरीके से कि पेशेंट को हेपेटाइटिस हो सकता है, हेपेटाइटिस, वॉट एवर यू प्रोनाउंस इट। सेकेंड थिंग, हमारे लीवर के एंजाइम्स बढ़ जाएंगे इस केस में। तीसरा, लीवर पे इतना वर्कलोड हो जाएगा कि उसको, क्योंकि इन्फेक्शन से फाइट करना है, लीवर पे इतना लोड पड़ जाएगा, उसके एंजाइम्स बढ़ रखे हैं, उसके इन्फ्लामेशन हो रखी है, तो इस वजह से क्या होगा? लीवर का साइज बढ़ जाएगा। हम इसे कहते हैं हेपेटोमेगेली। मेगेली मतलब साइज बढ़ गया। तीसरी चीज़, ये बी सेल्स पे इफ़ेक्ट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बी सेल्स पे इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं CD8+ T सेल्स का रिस्पॉन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली, स्प्लीन बढ़ जाएगी अपने साइज़ में, स्प्लीनोमेगेली। दूसरा क्या होता है? लिम्फेडेनोपैथी, मतलब लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो जाएंगे, एनलार्ज्ड lymph nodes. And third, which we could observe, is increased WBC count. So highlighted points, important points are कि ये EBV से बहुत कॉमनली होता है, सलाइवा के थ्रू फैलता है, टीनेजर्स में कॉमन है, हेपेटोमेगेली कर सकता है, स्प्लीनोमेगेली होती है, लिम्फेडेनोपैथी होती है, WBC काउंट बहुत बढ़ जाता है, एंड CD8+ T सेल्स का रिस्पॉन्स रहता है, और इसमें B सेल्स जो है इन्वॉल्व रहते हैं। इसके अलावा तुम्हें क्या याद रखना है कि ब्लड स्मीयर में क्या देखने को मिलता है? एटिपिकल लिम्फोसाइट्स बहुत ही कॉमन है, इसको मैं
तो मैं बुक में दिखाती हूँ कि कैसे दिखते हैं. दिस इज़ अ एटिपिकल लिम्फोसाइट जो कि इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में दिखता है. इसको मैं एक बार अगर इरेज करके दिखाऊं, कुछ इस तरीके से अजीब सा. इसका साइटोप्लाज्म देखो कैसे अजीब सा है, और इसके सेंट्रल न्यूक्लियस कितना अजीब सा है. हमें पता है कि जो लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस होता है उसका और नॉर्मल आरबीसीज का जो साइज़ है ये हमारा सेम होना चाहिए, पर यहाँ पे लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस का साइज़ कितना बड़ा है. ओके, सो एनलार्ज्ड लिम्फोसिटिक न्यूक्लियस इसका सबसे पहला साइन. दूसरी चीज़, साइटोप्लाज्म बहुत अबंडेंट होगा, इसमें ब्लू कलर का यहाँ पे दिख रहा है. ठीक है, तो ये अगर कुछ ऐसा सा तुम्हें दिख जाए ब्लड स्मीयर में तो मतलब एटिपिकल लिम्फोसाइट है. और एटिपिकल लिम्फोसाइट बहुत करेक्टरिस्टिक फीचर है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का. और एटिपिकल लिम्फोसाइट होता क्या है, हमने कहा कि बी सेल्स का रिस्पॉन्स है, CD8+ टी सेल्स इसमें एक्टिव हो जाते हैं. तो एटिपिकल लिम्फोसाइट का दूसरा नाम पता है क्या है, एक्टिवेटेड CD8+ टी सेल, या यूं कहो रिएक्टिव CD8+ टी सेल, वॉट एवर. ठीक है, चाहे ऐसे बोलो चाहे वैसे बोलो, चाहे कान यहाँ से खींचो वहाँ से खींचो, देयर इज इट्स सेम थिंग. ये मेन पॉइंट्स है. इसके अलावा इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हो, जब भी तुम कोई चीज़ कोई बीमारी डायग्नोस करते हो ना, तो दो चीज़ें होती हैं. एक होता है उसका स्क्रीनिंग टेस्ट देखने के लिए कि हाँ ये हो सकता है कि नहीं. एक होता है उसका कन्फर्मेटिव टेस्ट. स्क्रीनिंग टेस्ट होता है इसका मोनोस्पॉट टेस्ट. और मोनोस्पॉट टेस्ट में क्या होता है कि हेट्रोफिलिक IgM एंटीबॉडीज़ जो होती है ना वो डिटेक्ट हो जाती हैं. और अगर वो डिटेक्ट हो रही हैं तो इसका मतलब इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है. पर ये कन्फर्मेटिव टेस्ट नहीं होता. और डेफिनेटिव टेस्ट यानी कन्फर्मेटिव टेस्ट क्या होता है, सीरोलॉजिक टेस्टिंग जब करते हैं हम, सीरोलॉजिक टेस्टिंग फॉर एप्स्टेन बार वायरस वायरल कैप्सिड एंटीजन, उसकी कैप्सिड के लिए अगेंस्ट एक कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है. इसके अलावा इस बीमारी की कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है याद करनी. फर्स्ट वन इज़ कि अगर तुम इस बीमारी में एम्पिसिलिन खा लो तो तुम्हें रैशेज़ हो जाएंगे, और वो सिर्फ इस बीमारी में देखने को मिलते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दूसरी चीज़, स्प्लीन कई बार इतनी एनलार्ज हो जाती है या फिर इतना उस पर लोड पड़ता है कि स्प्लीन रप्चर हो सकती है. स्प्लीन रप्चर ये तुम्हें इस बीमारी में देखने को मिलता है. और अगर स्प्लीनिक रप्चर हो जाए तो उस केस में तुम्हें क्लासिकली होवल जॉली बॉडीज वुड बी prominent. Last is there is risk of lymphoma, and the reason behind this fact is risk of lymphoma is very high in case of infectious mononucleosis because B cells are affected and virus remains latent, hidden in the B cells. So infectious mononucleosis is kissing disease caused by Epstein-Barr virus more commonly, and less commonly by CMV, transmitted via saliva, very common in teenagers. Then infects oropharynx, pharyngitis is one of the common symptoms. Infects liver, hepatitis, liver enzymes raised, and hepatomegaly is one of the common symptom. B cells are affected which produce CD8+ T cell response which infects spleen causing splenomegaly, enlarged lymph nodes and high WBC count. For diagnosis, monospot testing as a screening test and serologic testing as a confirmative test. Atypical lymphocytes are very common on blood smear, and the complications include splenic rupture, risk of lymphoma, and very, very important, ampicillin rash. It is seen only in the case of infective mononucleosis. In next section, we will discuss the major difference between acute leukemia and chronic leukemia, and we will discuss only the acute leukemia in detail. And then in the next, the chronic leukemia.